हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 के अध्याय 13, जिसके अंदर 2 कविताएं शामिल हैं, नए इलाके में और खूबसूरत रचते हैं हाथ, के अभ्यास प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। हमने आपकी स्पर्श विषय के अध्याय 1 से लेकर 12 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम अध्याय 13 के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो आपकी अध्याय के अंदर प्रथम कविता दी गई है, नए इलाके में। इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क प्रश्न है, नए बसते इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है? यानी जो इलाका नया बस रहा है उसके अंदर जो कवि है वो रास्ता क्यों भूल रहा है, रास्ता क्यों भूल जाता है, इसके पीछे वजह क्या है? तो देखें, नए बसते इलाके में प्रतिदिन नए मकान बनते हुए चले जा रहे हैं। जैसे जैसे इलाका नया बस रहा है उसके अंदर प्रतिदिन नए नए जो मकान है वो बनते जा रहे हैं। इन मकानों के बनने से पुराने पेड़, खाली जमीन, टूटे फूटे घर सब कुछ क्या हो गए हैं? खत्म हो गए हैं। कवि अपने ठिकाने पर पहुंचने के लिए जो निशानियां बनाता है वो जल्दी क्या हो जाती है? वो जल्दी ही मिट जाती है। इसीलिए कवि क्या हो जाता है? इसलिए कवि रास्ता बार बार भूल जाता है। कवि कह रहा है कि जो इलाका नया बस रहा है उसमें प्रतिदिन नए नए मकान बन रहे हैं और इन मकानों के बनने से जो पुरानी निशानियां थी, जैसे पुराने पेड़ हो गए, खाली जमीन हो गई, टूटे फूटे घर हो गए, अन्य कोई चीजें होगी, वो सब धीरे धीरे क्या हो रही है? खत्म हो रही है। और कभी अपने ठिकाने पर पहुंचने के लिए जिन निशानियों को बनाता है वो जल्दी ही क्या हो जाती है? मिट जाती है, वहां से समाप्त हो जाती है, हट जाती है। इसीलिए कभी क्या हो रहा है? बार बार अपना रास्ता भूल जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या ख, कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? यानी इस कविता के अंदर कौन कौन से पुराने जो निशान है उनका वर्णन या जिक्र किया गया है। तो इस कविता के अंदर अगर हम पुरानी चीजों की बात करें, जिसमें पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर, जमीन का खाली टुकड़ा, बिना रंग वाले लोहे के फाटक वाला मकान आदि पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कौन किन चीजों का? पीपल के पेड़ का, ढहे हुए घर का मतलब आधा टूटा हुआ घर, जमीन के खाली टुकड़े का, बिना रंग वाले लोहे के फाटक वाला मकान का आदि पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या ग है, कवि एक घर पीछे या 2 घर आगे क्यों चल देता है? कवि एक घर पीछे या 2 घर आगे क्यों चल देता है, इसके पीछे वजह क्या है? तो कवि एक घर पीछे या 2 घर आगे इसलिए चल देता है क्योंकि नए इलाके में प्रतिदिन क्या आ रहे हैं? परिवर्तन आ रहे हैं, बदलाव आ रहा है। उसकी जो पुरानी पहचान है, पुरानी पहचान करने की जो निशानियां हैं वो निशानियां क्या हो जाती है? मिट जाती है। इस वजह से जो कवि है वो अपने मूल ठिकाने पर नहीं पहुंच पा रहा है, या तो वो एक घर पीछे रह जाता है या 2 घर आगे चला जाता है, क्योंकि उसके द्वारा चिन्हित की गई जो पुरानी निशानियां थी वो क्या हो रही है? अब समाप्त हो चुकी है या बार बार मिट जाती है। इस वजह से वो अपने मूल ठिकाने पर नहीं पहुंच पाता है। अगला प्रश्न संख्या घ, बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादो को लौटा, बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादो को लौटा से क्या अभिप्राय है? ठीक है, बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादो से लौटा, इसका क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। तो कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से तेजी से बदलते हुए दुनिया की ओर इशारा किया है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से इस दुनिया में जो तेजी से हो रहे बदलाव है उन बदलावों की ओर इशारा कर रहा है। वे बताते हैं कि जब वो नए बसते इलाके में कुछ दिनों बाद आते हैं तो उन्हें हर चीज नई सी मालूम पड़ती है। जब कवि नए बसते हुए इलाकों के अंदर कुछ दिनों के बाद आते हैं तो वहां पर उन्हें हर चीज बिल्कुल नई लगती है। उन्हें लगता है कि वो वहां पर जैसे मानो सालों बाद लौट आए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ड, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है? कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर इशारा क्यों किया है, इसके पीछे वजह क्या है? तो कवि ने समय की कमी की ओर इशारा किया है क्योंकि उसने अपना काफी समय अपने घर को ढूंढने में क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। प्रगति के इस दौर में लोग हरदम कुछ करने और बनाने में लगे रहते हैं और इस दौर में कवि की पहचान क्या हो गई है? जैसे खो गई है।
और समय के इस अभाव के कारण वह किसी के साथ आत्मीय संबंध भी नहीं बना पाता है। इस वजह से कवि को लगता है कि समय की क्या है, उसके लिए कमी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है कि शहरों के अंदर क्या दुर्दशा है, क्या विडंबना है। तो इस कविता में कवि ने शहरों की इस विडंबना की ओर संकेत किया है कि जीवन की सहजता क्या हो रही है, धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और बनावटी चीजों के प्रति लोगों का जो लगाव है, जो आकर्षण है, वो बढ़ता जा रहा है। सब आगे निकलना चाहते हैं, आपसी प्रेम, आत्मीयता सब धीरे धीरे क्या हो रही है, घटती हुई जा रही है। लोगों की ओर रहने के स्थान की पहचान क्या हो रही है, खोती जा रही है। स्वार्थ केंद्रित लोगों के पास दूसरों के लिए समय नहीं है और आज की चीज कल क्या हो जाती है, पुरानी पड़ जाती है। यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। यही शहर की क्या है, सबसे बड़ी विडंबना है कि वहां पर लोगों को केवल अपने आप से मतलब है, उन्हें आपसी प्रेम, आत्मीयता, ठीक है, इन लोगों के साथ कोई मतलब नहीं है, यानी इन चीजों के साथ कोई मतलब नहीं है, दूसरे लोगों से उन्हें कोई लेन देना नहीं है, केवल सब अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, व्याख्या कीजिए। क, यह स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि नए इलाके में उसकी स्मृति भी उसका साथ छोड़ देती है, यानी उसकी जो याददाश्त है, जो स्मृति है, वो भी उसका साथ छोड़ देती है। यहाँ नित नई नई इमारतें बन रही है, यानी नए इलाके के अंदर प्रतिदिन नई नई मकान और इमारतें बन रही है। इस कारण से वह इस नए इलाके का जो रेखा चित्र बनाकर उसे याद रखता है, वह हर रोज क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसीलिए कवि को अब अपनी स्मृति पर भी भरोसा नहीं है। ठीक है, इन पंक्तियों का आशय यह था। आगे ख, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी, ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि है वो समय की कमी की ओर क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, क्योंकि उसने अपना काफी समय अपने घर को ढूंढने में क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और आज के इस प्रगतिशील समय में हर इंसान प्रगति की सीढ़ियों को पार करने में लगा हुआ है। ठीक है, हर समय कुछ न कुछ नया करने की सोच रहा है, परंतु कवि अपनी पहचान भी क्या हो गया है, भूल गया है। और समय के इस अभाव के कारण वह किसी के भी साथ अपने आत्मीय संबंध को भी नहीं बना पा रहा है। ठीक है, तो इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यहाँ पर समय की कमी की ओर इशारा किया है। अगला आपकी जो दूसरा भाग है कविता का, खुशबू रचते हैं हाथ, इसके अभ्यास प्रश्न कुछ और है, देखें। पहला प्रश्न है क, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहां कहां रहते हैं। खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में और कहां कहां रहते हैं, यह आपको बताना है। तो खुशबू रचने वाले हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में रहते हैं। इनके घर नालों के पास और गलियों के बीच में होते हैं। इनके घरों के आसपास कूड़े करकट का ढेर लगा होता है और वहां पर इतनी बदबू होती है कि सिर भी फट जाता है। ये सारी दुनिया की गंदगी के बीच में रहते हैं, जो क्या है, जो अत्यंत ही दयनीय स्थिति है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है। तो इस कविता में उभरी नसों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ और जख्म से फटे हाथ जैसे हाथों की चर्चा हुई है। यानी इस कविता के अंदर अलग अलग तरह के हाथों की चर्चा हुई है, जो कि आपके सामने है, जैसे उभरी नसों वाले हाथ, पीपल के पत्तों से नए नए हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जख्म से फटे हाथ जैसे कई सारे प्रकार के हाथों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, कवि ने यह संदेश क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अगरबत्ती जिसका प्रयोग हम सुगंध फैलाने के लिए करते हैं, का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, हाथों के द्वारा ही किया जाता है। और इस प्रकार का काम करने वाले जो लोग हैं वो अत्यंत ही दयनीय स्थिति वाले होते हैं, जो बहुत ही गंदगी वाले इलाके या छोटे इलाके या निम्न क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं और वहां पर ये काम करते हैं। अगला है, जहां अगरबत्तियां बनती है वहां का माहौल कैसा होता है। तो जहां पर अगरबत्तियां बनती है वहां का माहौल बहुत ही गंदा होता है। अगरबत्तियां गंदी बस्तियों में बनाई जाती है। ये बस्तियां अधिकतर गंदे नालों के किनारों पर स्थित होती है। यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर और गंदगी का क्या होता है, राज होता है।
और चारों तरफ बदबू ही बदबू फैली होती है। इस प्रकार के इलाकों में अगरबत्तियों का निर्माण किया जाता है। अगला, इस कविता को लिखने का पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है कवि का? ठीक है, तो इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य गरीब मजदूरों की दयनीय दशा की ओर ध्यान आकर्षित करना है। यानी इस कविता को लिखने के पीछे कवि का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन गोल है, उद्देश्य है, वो ये है कि कवि इस कविता के माध्यम से गरीब मजदूरों की जो दयनीय दशा है, स्थिति है, उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। इस प्रकार कवि उनके उद्धार के प्रति चेतना को जागृत करना चाहता है। वह चाहता है कि इन श्रमिकों की दयनीय दशा को सुधारा जाए, इनके रहने की दशा को कैसा बनाया जाए? स्वास्थ्यप्रद बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से गरीबों की स्थिति से लोगों को अवगत कराना चाहता है कि इनकी स्थिति को कैसे सुधारा जाए। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 2, व्याख्या कीजिए। क है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। तो इन पंक्तियों में जो कवि है वो बच्चों की ओर इशारा कर रहा है, जिनके हाथ पीपल के पत्तों की तरह बिल्कुल कोमल है, नए हैं, जिनमें जूही की डाल जैसी खुशबू आती है, परंतु अगरबत्ती बनाते बनाते उनके कोमल हाथ क्या हो गए हैं? खुरदरे हो गए हैं। उनकी कोमलता और सुगंध क्या हो गई है? उनकी कोमलता और सुगंध मानो गायब सी हो गई है। आगे, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि खुशबू रचने वाले हाथ, ठीक है, खुशबू रचने वाले हाथ अर्थात अगरबत्ती बनाने वाले लोग स्वयं कितने गंदे वातावरण में रहते हैं, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। यानी ये उन लोगों की रहने की स्थिति के बारे में बता रहा है कि जो लोग सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, वो लोग स्वयं कितने गंदे वातावरण में रहते हैं, उसकी कल्पना करना भी क्या है? कठिन है। इस गंदगी में रहकर भी इनके हाथ में कमाल का जादू है, जो इन खुशबूदार अगरबत्तियों को क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ख, कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग सबसे अधिक किया है, इसका कारण क्या है? तो कवि ने इस कविता में बहुवचन शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है, क्योंकि इस कविता में किसी खास एक व्यक्ति का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि एक पूरे गरीब समाज या उस तबके का वर्णन किया गया है जो अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं। और इस कारण इस कविता में बार बार बहुवचन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कवि जिन लोगों या जिन गरीबों की स्थिति का वर्णन कर रहा है, वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का वर्णन ना होके एक पूरे समाज को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया गया है। कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का उपयोग किया है? वो विशेषण कौन कौन से हैं देखें, जैसे उभरी नसों वाले हाथ, गंदे नाखूनों वाले हाथ, पत्तों से नए हाथ, खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हाथ। तो यहाँ पर उन्होंने हाथों के लिए अलग अलग विशेषणों का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 13 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न बन रहे थे, उन सभी के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में भी आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।